हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट की थी पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट, केवीएस, एनबीएस, जीएसएसबी के लिए, जिसमें हम ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं सेट्स का, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट और साथ में एक प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। ठीक है, और आज हम नया टॉपिक जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिलेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ से ना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, बट एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहला टॉपिक, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो रिलेशन में यूज़ होगा, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। सेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जिसने अभी तक ना देखी हो मेरी सेट्स की वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब हम करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कहते हैं लेट ए एंड बी टू सेट्स हैं, अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो कहता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, पहले वाला पहले वाले से और बाद वाला बाद वाले से। ठीक है, लाइक एक्स वाई अगर हमने कहा है तो हम कह रहे हैं कि एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से, और वाई किससे बिलोंग करता है, बी से। ठीक है, जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए हमने क्या कहा था, ए का पहला एलिमेंट आएगा और बी का सेकंड। ठीक है, एग्जांपल भी करवाती हूँ मैं आपको। बी क्रॉस ए के लिए क्या हो जाता है, पहले बी का एलिमेंट आ गया वाई और फिर ए का आ गया, दैट इज एक्स। y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। फर्स्ट एलिमेंट आपके फर्स्ट सेट का रहने वाला है और सेकंड सेट का। देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको दो गिवन है तो आपको उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है। मान लो आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए और उसका दोनों के साथ पेयर बनाइए। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट के साथ बनाएंगे 1 3, सेकंड के साथ बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 4, और फिर सेकंड एलिमेंट लीजिए उसका इस सेकंड के फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ, दैट इज 2 3 एंड दैट इज 2 4। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने किस किस का। क्लियर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि 1 2 क्रॉस 3 4। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लो मैं इसको रिवर्स कर देती, ये ए ले लिया ये बी ले लिया, अगर मैं इसको पहले ले आऊँगी तो एलिमेंट क्या बन जाएंगे। अगर हम 3 4 क्रॉस ए बी कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, फर्स्ट को पहले फर्स्ट के साथ ले लें, 3 1 3 2। क्लियर, फर्स्ट का दोनों के साथ पेयर, फिर सेकंड एलिमेंट उठाइए और उसका दोनों के साथ पेयर। क्लियर, इस तरह से बन जाएंगे। सभी है कि सभी आप देख सकते हो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल नहीं होता, बी क्रॉस ए के। ये आपको याद रखना है। अब इसकी कुछ ना छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी आपको यही कहती है कि अगर यूनियन है तो किस तरह से होगा कि आप क्रॉस लगा हुआ है, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, इंटरसेक्शन है तो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। इनके प्रूफ्स की आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन के लिए यूज़ होता है या कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है। इसमें 1-2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप ज़रूर एग्जाम के लिए अपने माइंड में ध्यान रख के जाइएगा। ठीक है, इनके प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए, सिंपल है याद करने भी। ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, इसी तरह से ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, देखिए अब कहता है, फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझिए कि अगर कभी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो वो सिर्फ एक ही केस में एम्प्टी हो सकता है कि या तो ए एम्प्टी हो या फिर बी और लगा हुआ है। ठीक है, ये वाइस वर्सा हमें कंडीशन होल्ड करती है। अगर ऐसा होगा, मान लो आपके पास एक सेट एम्प्टी दिया हुआ है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और आपको कहा कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, तो अगर आपको कोई भी एक सेट एम्प्टी दिया हुआ है ना, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी दिया हुआ है तो डेफिनेटली उनमें से एक सेट तो क्या होने वाला है, एम्प्टी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ए क्रॉस सी इज कंटेन्ड इन बी क्रॉस सी। कहता है अगर ऐसा गिवन है कि ए क्रॉस सी किस में कंटेन्ड है, दूसरे वाले में, बी क्रॉस सी में, तो और सी कैसा है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर आपको पता है एम्प्टी हो गया तो फिर तो वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो सी हर हाल में कैसा है, नॉन एम्प्टी है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉट इक्वल सेट्स थे ना, ए और बी, ए कैसा हो जाएगा, कंटेन्ड हो जाएगा बी में। नेक्स्ट है आपके पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के। दिस इम्प्लाइज, देखो अभी हमने एक जनरल सी बात पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, बट
ये किस कंडीशन पे होगा वो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कहा जाता है कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो या फिर ए किसके इक्वल हो, बी के। ठीक है, या तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएं या फिर अगर एम्प्टी हो गए तो आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, एम्प्टी आने वाला है, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, फाई आएगा। ठीक है, अगर कोई भी एक सेट फाई हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट फाई होगा, तो ये डेफिनेटली इक्वल ही हो जाएंगे। ये हम फोर्थ प्रॉपर्टी से जानते हैं। या फिर इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये तभी इक्वल होंगे जब दो सेट्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेवेंथ है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन डी। अगर आपको ये कहा जाता है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। ठीक है, नेक्स्ट अगर कहा जाता है एक सेट ए कंटेन्ड है अपने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पे अगर उसमें कंटेन्ड है तो दैट मीन्स कि ए कैसा है, एम्प्टी है, फाई है। अगर ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है, ये सिर्फ कब हो सकता है, ये जो फोर्थ कंडीशन है ना, सारे के सारे उसी से रिलेट करते हैं कि ए क्रॉस बी के इक्वल कब हो सकता है, जब ए कैसा होगा, एम्प्टी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी के इक्वल है तो ये इसके लिए एक ही केस एग्जिस्ट करता है कि ए क्या होगा, एम्प्टी। ठीक है, अब ये जो 10th पॉइंट है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए कहता क्या है, वो कहता है कि इफ़ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स, मान लीजिए सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। सेट बी है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। इस तरह से आया हुआ है कि अगर एन ऑफ ए मान लीजिए 3 है, ठीक है, एन ऑफ बी 6 है, तो आपको बताना है एन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि आपको उसका नंबर बताना है। मैथमेटिकली इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो आप उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि वो क्या होते हैं, जितने भी उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन। ठीक है, हमने अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट को ब्रीफ में पढ़ लिया, बस उतना ही बहुत है, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा पीजीटी मैथमेटिक्स में उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, रिलेशन क्या कहता है, देखिए रिलेशन को बेसिक समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से, जो इसके बाद में आपको करवाऊंगी, वहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और उस पर मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगी। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या कहता है, आ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आपको एक रिलेशन बताना है एक सेट से दूसरे सेट में, तो वो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी में, तो वो किसका सबसेट कहलाएगा, ए क्रॉस बी का। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, बस अपने माइंड में सेट कर लिया करो कि ऐसा होता है, ताकि अगर कभी कई बार कहते हैं ना कंसेप्ट में से क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सिमिलरली अगर एक रिलेशन जैसे ए से बी किसका होगा, ए क्रॉस बी का, अगर हम बी टू ए की बात कर ले तो वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी क्रॉस ए का। ठीक है, अब मान लीजिए ए लिया हमने, ए बी ले लिया 1 2, आपको ए क्रॉस बी में लिखना सिखा चुके हूँ। ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट उठाइए, दोनों के साथ पेयर, ए उठाया ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, फिर सेकंड उठा लीजिए बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ। ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और अब इतना समझ में आ गया। ठीक है, रिलेशन देख लिया हमने, सेट ए टू बी जो होता है वो एक सबसेट कहलाता है किसका, ए क्रॉस बी का। इसी तरह से बी देख लिया, ए क्रॉस बी पढ़ लिया कि एक रिलेशन इस तरह से बनता है फ्रॉम ए टू बी। देखिए अब कहता है कि फाई क्या होता है, एक सबसेट होता है एवरी सेट का। ये हम सेट्स में पढ़ चुके हैं कि फाई क्या है, एम्प्टी सेट हर एक सेट में क्या होता है, कंटेन्ड होता है। हेंस फाई एक ऐसा फाई क्या है, एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, नॉन एज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, फाई क्या कहलाता है, एक एम्प्टी सेट कहलाता है, और एम्प्टी सेट हर एक सेट में कंटेन्ड होता है। ठीक है, अब हम रिलेशन की भी किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सेट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो हमने कहा फाई क्या होता है, अपने आप में एक रिलेशन भी होता है फ्रॉम ए टू बी या फिर बी टू ए, किसी पे भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ए टू बी भी और बी टू ए भी, और उस रिलेशन को फाई को क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन, या फिर जैसे हम वहाँ पे वॉइड सेट भी बोल देते थे ना, इसको वॉइड रिलेशन भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये रिजल्ट कहता क्या है, ये रिजल्ट कहता है, देखिए इफ अ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स, अगर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कहता है एंड सेट बी हैज़ m एलिमेंट्स,
और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। कहते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे ज़रूर याद कर लेना इसको तो, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक और चीज़ इसी तरह से बताई थी, वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो पढ़ा था ना हमने n इंटू एम। ठीक है, इसमें क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं आपको। ये दिया हुआ है ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट्स, अब आपको कहा कि इन इतने इतने एलिमेंट्स हैं, आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो वो कितने हो जाते हैं, 2 रेज टू पावर n इंटू एम। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये इनकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। क्लियर, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में इस तरह से गिवन होता है, एन ए 3 है, एन बी आपके पास 8 है, तो अब आप बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 8, दैट इज़ कि 2 रेज टू पावर 24। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है, ये याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन ओनर सेट, ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए जान लीजिए। अ रिलेशन ओनर सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर कोई भी एक रिलेशन है एक सेट पे, तो वो हम पढ़ ही चुके हैं कि वो किसके सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी। हमने ये पढ़ा था ना, ए टू बी होता है तो वो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। अब एक रिलेशन ए पे ले, सेट ए पे ले रहे हैं, तो वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस ए का। ठीक है, अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, आर एंड एस अगर रिलेशंस हैं ऑन ए, तो आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस, 3 टर्म्स हैं, आर माइनस एस, ये भी क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। किसके ऊपर था रिलेशन, आर और एस किसके ऊपर थे, ए के ऊपर। देखिए, जब एक सेट के ऊपर आपको रिलेशन गिवन होंगे, तो वो सबसेट किसके होंगे, उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ। अगर 2 के ऊपर रिलेशन गिवन होगा, तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ये एक के ऊपर गिवन है ना ए, तो इनका यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस सभी क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं ए क्रॉस ए के। रिलेशन हमेशा ही याद रख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, एंड हेंस दे आर ऑल्सो रिलेशंस ऑन ए, क्योंकि ये इसके सबसेट हो गए। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएंगे, वापस रिलेशन बन जाएंगे, आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस और आर माइनस एस। अब नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए, जो रिलेशन में क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो हर हाल में यहाँ से आता है, मतलब 99% आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास रिलेशन के चैप्टर में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशंस हैं हमारे पास। कहते हैं मान लो कोई भी एक रिलेशन है ऑन द सेट ए। ठीक है, अब कहते हैं आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सबसे पहली टाइप क्या है आपके पास कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। देखिए, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, डोमेन और रेंज क्या होता है रिलेशन का, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है, मान लो फर्स्ट सेट गिवन है 1 3 5 और सेकेंड दे दिया आपके पास 2 4 6। ठीक है, इनके ऊपर एक रिलेशन दे दिया आपको। ठीक है, रिलेशन क्या दिया, 1 2 3 4 5 2 और दे दिया आगे 1 6। ठीक है, ये रिलेशन दे दिया। तो हम इसके ना छोटा सा कंसेप्ट बता रही हूँ मैं आपको, डोमेन या फिर रेंज क्या होती है। अब ये आपको ये रिलेशन दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। आपको जो डोमेन निकालनी है किसी भी रिलेशन की, तो वो क्या होगी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये क्या होती है आपका डोमेन। ध्यान रखिएगा, जो आपका रिलेशन गिवन होगा उसमें जो हर एक का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका डोमेन। बट हाँ, अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपको रिपीटेड नहीं लेने हैं। जैसे इसमें 1 3 5 1 आ रहा है ना, तो आप सिर्फ लिखिए 1 3 एंड 5। हो सकता है ज़रूरी नहीं था ये ना आता, मान लो ये 5 2 यहाँ नहीं होता, तो हमारा डोमेन क्या हो जाता 1 3। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना रिलेशन में, आपको उसको नॉन रिपीटेड करके किस में लिखना है, डोमेन में। क्लियर, ये होता है डोमेन। अब अगर हम इसके रेंज की बात कर लें, डोमेन होता है तो रेंज भी होती है। रेंज क्या होती है, जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है, लाइक 2, इसमें क्या आ रहा है 2 4 और 6। ठीक है, मान लो यहाँ 6 ना होके क्या होता है 2 होता, तो हम यहाँ पे ना लिखते और इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते 2 4। दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज रेंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब हम इसमें आते हैं, कहा गया आपसे आर एक रिलेशन है ऑन ए, आर को आप रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू आर।
ठीक, देखिए आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट टाइप है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक सेट गिवन है आपके पास 1 3 5। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बनने के लिए किसी भी एक रिलेशन में तो क्या होना चाहिए हर हाल में, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उन सबकी अपने आप के साथ पेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है तो हमें कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हम रिफ्लेक्सिव चेक करना सीख रहे हैं। मान लीजिए 1 3 5 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उतने ही सभी एलिमेंट्स की जब उनके अपने साथ पेयरिंग होगी, लाइक 1 है तो 1 1, 3 है तो 3 3, 5 है तो 5 5, यही कहता है ना कि हर एक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं सबकी उनके साथ पेयरिंग किस में होनी चाहिए, आर में। अगर रिलेशन में है हर एक एलिमेंट की, कोई एक भी मिस नहीं हो सकता। मान लो अगर मैं ये कह दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा ये आ रहा है, 5 5 की पेयरिंग नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके साथ आने वाले हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, अपने साथ पेयरिंग होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे हम उसे, रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा जो भी आ रहा है वो हम बाद में चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट पे ये तीनों कंडीशन हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट कहते हैं आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब कहेंगे, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A1 भी किस में हो, R में। ठीक है, लाइक देखिए अब हम अपने इस सेट की बात कर रहे थे ना, अगर मान लीजिए आपके पास सेट ए है 1 3 5, यही लिया हमने। ठीक है, अब सिमेट्रिक की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको। सिमेट्रिक होने के लिए अगर मान लीजिए रिलेशन में आपके पास 1 3 आ रहा है तो आपके पास अनदर 3 1 भी आना चाहिए। अगर A1 A2 रिलेशन में आ रहा है तो उसका इन्वर्स A2 A1 भी किस में आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसके अलावा कोई और भी आ रहा है, 1 5 आ रहा है, तो फिर 5 1 भी रिलेशन में आना चाहिए। अगर इनमें से मान लो सिर्फ एक दिया हुआ है आपके पास, मान लो एक की तो पेयरिंग दे दी और एक की पेयरिंग नहीं दी, मतलब उसका इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करा कि 1 5 तो आ गया बट 5 1 आपके पास रिलेशन में गिवन नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिया गया है, ठीक है, कोई अनदर पेयर दिया ही नहीं है, अगर एक पेयर दिया है और A1 A2 बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी बिलोंग कर रहा है, इसमें हर एक को लेना ज़रूरी नहीं होता, मतलब कि जो ले रहे हैं ना उसका पेयर पूरा बनना चाहिए। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, अगर 1 5 भी आता है तो 5 1 भी होना चाहिए, अगर 3 5 भी आता है तो 5 3 भी होना चाहिए। ठीक है, जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए, अगर 1 3 है तो आप देख लीजिए उसका 3 1 आ रहा है, अगर 1 5 है तो देख लीजिए उसका 5 1 आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आप कब कहेंगे, अगर A1 A2 R में आ रहे हैं, A2 A3 R में आ रहा है, तो A1 A3 भी किस में आएगा, R में। देखिए हम इसको देख लेते हैं, इसी सेट के ऊपर बात करते हैं कि अगर इसकी हम ट्रांजिटिव की कंडीशन देखें तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी कि अगर A1 A2 मान लो 1 3 ले लिया मैंने, R में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ले लिया मैंने 3 5 R में आ रहा है, तो कहता है अब इस तरह से ये कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना यहाँ पे 3 3, जैसे यहाँ पे था A2 A2, ठीक है, तो कहता है नेक्स्ट आपके पास हर हाल में अगर 1 5 A1 A3 यही बचा ना, A1 A3 यही बचा ना, अगर 1 5 भी इसमें आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, यानी कि अगर कहीं आपको दिखे इस तरह की कि 1 3 3 5 कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए कि अनदर वाला भी गिवन है, अगर गिवन है तो वो क्या है, ट्रांजिटिव। अगर मान लीजिए ये दो देके आपको ये गिवन नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, कंडीशन पूरी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक की तरह ही है, देखिए बस थोड़ा सा फर्क रहता है। वहाँ तो हमने कहा था कि A1 A2 अगर R में आ रहा है तो A2 A1 भी आना चाहिए, यहाँ हम कहते हैं अगर A1 A2 R में आ रहा है, A2 A1 R में आ रहा है, तो A1 किसके इक्वल होगा, A2 के। ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। सबसे ज़्यादा मेन जो रहती हैं आपके पास ये 3 रहती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ आपके पास, ए किसके इक्वल है, ABC, ठीक है, एक सेट गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखिए ए आ रहा है, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 है,
ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि हर एक एलिमेंट का अपने साथ पेयर आना चाहिए। ए का ए आ गया, बी का बी भी आ गया, सी का सी सी आ गया। दैट मीन्स कि हमें पता चल गया ये पेयर तो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, A1 A2 R में है तो A2 A1 भी होना चाहिए। अब देखो ये 3 पेयर तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए चेक होते हैं, इनको दोबारा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ए बी आ रहा है तो बी ए भी तो होना चाहिए ना, आपकी कंडीशन यही कहती है। अगर A1 A2 R में है तो A2 A1 भी होने चाहिए। ठीक है। क्या बी ए दिख रहा है आपको कहीं, नहीं। बी सी है तो सी भी है, बट ए बी के इसके साथ पेयरिंग नहीं है, ये गिवन नहीं है। तो हम कहेंगे, मैंने आपको बताया था ना, किसी एक के गिवन है और अनदर के गिवन नहीं है। अगर मान लो ये गिवन ना होता फिर तो ये क्या हो जाता, सिमेट्रिक, बट अब इसकी गिवन नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। देखो अब इसमें हाँ इन दो का पेयर बन रहा है। देखो ए बी और बी सी कॉमन है, बट ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए सी भी आना चाहिए इसमें। क्या ए सी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में रिलेशन के बहुत अच्छे से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में करवा दूंगी। ठीक है। तो ये था आपके पास रिलेशन। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन आर होने सेट ए, आप उसे इक्विवेलेंस कब कहेंगे, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 प्रॉपर्टीज अगर उस रिलेशन में, मान लो ऐसे ही आपको कोई भी एक रिलेशन गिवन होगा, एक सेट होगा, एक रिलेशन दे दिया आपको। ठीक है। वो कहता है कि अगर आपकी उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, जैसे हमने इस रिलेशन में चेक की थी ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुई थी, रिफ्लेक्सिव, मान लो ये सिमेट्रिक भी हो जाता और ट्रांजिटिव भी, तो उस तरह का रिलेशन क्या बन जाता आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। ये था आपके पास रिलेशन का कंसेप्ट, पूरे का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज करवा देने वाली हूँ। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पीजीटी मैथ्स का पूरा कंसेप्ट करवा देने वाली हूँ विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है। हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे और साथ में कंप्लीट सिलेबस के भी मैं ज़रूर करवाती रहूँगी। मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा एक बार आपका कंटेंट पूरा करवा दूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाए ना, फिर उसको भी कंटिन्यू करेंगे जो हमने कंप्लीट सिलेबस के प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं। ठीक है। अगर तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।